हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पास करो टेस्ट पर। और आज के इस मॉक टेस्ट में हम फिर से एक बार यूपी पुलिस की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो 2024 में हुई थी उसके हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसमें प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ उसकी अच्छे से व्याख्या होगी ताकि हमें उत्तर अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो ये ज़्यादातर जो टेस्ट होते हैं ये क्वेश्चन बैंक्स होते हैं जिनमें से क्वेश्चंस को चुने हुए क्वेश्चन ले लिए जाते हैं। और वही क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग तरीके से उनकी भाषाएं बदलकर रिपीट होते रहते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये क्वेश्चंस आने वाले दूसरे एग्जाम्स में भी रिपीट होने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉक टेस्ट। तो ये है हमारा आज का पहला प्रश्न। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। इनमें से कुछ शब्द हैं जो बहुवचन में भी प्रयुक्त होते हैं और लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। तो हमें वो शब्द चुनने हैं। ए हस्ताक्षर जनता, बी प्राण बाल, सी होश लोग, डी वर्षा जनता। तो इनमें से कौन से शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं? वो है ऑप्शन डी वर्षा जनता। इसके अलावा देखो जैसे प्राण का बहुवचन होता है प्राणों की आहुति, बाल का भी होता है कि बालों को अच्छे से बांध लो, हस्ताक्षर का भी होता है कि आपके हस्ताक्षरों को इस तरह से वाक्य में प्रयोग होता है, होश का भी होता है होशो हवास। तो वर्षा और जनता इनका बहुवचन नहीं होता है। अगला शब्द राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। ए नरेंद्र, बी लंकेश, सी रघुबीर और डी गोविंद। तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा बाकियों के मुकाबले इजियर है। ए नरेंद्र इसका सही उत्तर होगा, राजा के लिए नरेंद्र होता है। बी लंकेश का मतलब है रावण, सी रघुबीर भगवान श्री राम के लिए और डी गोविंद भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? ये ध्यान देने वाली बात है कि नहीं है पूछा है, जो मूक का अनेकार्थक शब्द नहीं है। ए चुप, बी विवश, सी गूंगा, डी शांत। तो मूक मतलब चुप और गूंगा, शांत भी जो आवाज ना निकाल रहा वो हो गया। लेकिन विवश, विवश मतलब मजबूर, वो मूक का अनेकार्थक शब्द, मूक का पर्यायवाची नहीं है। तो विवश इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध रूप ये हैं चार वाक्य। भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेक जाति हैं और भारत में अनेक जातियां हैं। अब इनमें से कौन सा ऐसा वाक्य जो व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है? तो ये इसमें से जो बिल्कुल शुद्ध वाक्य है ABCD में से वो है ऑप्शन डी। अब बाकी क्यों नहीं है? देखो अनेकों, अनेकों जो शब्द है, जब अनेक का अर्थ ही एक से ज्यादा, एक अनेक, तो उसमें भी फिर दोबारा अनेकों लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ए और बी इसलिए हो गए। और सी किस लिए हुआ कि अनेक के साथ फिर यहाँ पर जाति एक वचन का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर भारत में अनेक जातियां हैं, ये इसका शुद्ध रूप होगा। प्रश्न 5, विस्मय बोधक चिन्ह है कौन सा? इनमें से विस्मय बोधक चिन्ह, तो ये तो क्वेश्चन सही है, ऑप्शन बी विस्मय आदि बोधक चिन्ह ये है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा है वह अभी आ गए, तुमने अच्छा किया जो आ गए, अच्छा तुम घर जाओ। अब देखो हिंदी भाषा की सुंदरता कि अच्छा शब्द को अलग अलग तरीके से किस तरह से प्रयोग किया गया है। अब विशेषण कौन होता है? जो किसी की संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है।
तो यहाँ पर कौन सा हुआ विशेषण, कौन सा हुआ ए बी सी डी में से ए। यह है स्थान बहुत अच्छा। यहाँ पर स्थान की विशेषता बता रहा है कि स्थान अच्छा है, तो यहाँ इस वाले वाक्य में ए वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है शास्त्र शास्त्री, स्वानुभूत अनजान, दुर्लभ उत्पत्ति, उत्पत्ति दुर्लभ। तो इस शब्द का अगम आगम शब्द युग्म का जो सही अर्थ है वो है ऑप्शन सी, दुर्लभ उत्पत्ति। अगम का अर्थ होता है दुर्लभ और आगम का अर्थ होता है उत्पत्ति। अगम आगम यानी ऑप्शन सी, दुर्लभ उत्पत्ति। अगला प्रश्न, मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल है। कौन सा काल है इस वाक्य में? ए अपूर्ण भूतकाल, बी पूर्ण भूतकाल, सी आसन्न भूतकाल या डी सामान्य भूतकाल। टेंस जो होते हैं अलग अलग की जो समय को बताते हैं, तो इसमें जो टेंस है या जो काल है वो है ऑप्शन सी, आसन्न भूतकाल। अब ये आसन्न भूतकाल क्या होता है? आसन्न भूतकाल वह काल होता है जिसमें क्रिया भूतकाल में समाप्त हुई हो लेकिन उसका प्रभाव अभी भी वर्तमान में महसूस हो रहा हो। मैंने आम खा लिया है, यह दर्शाता कि खाने की जो क्रिया है अभी अभी समाप्त हुई है। तो सी आसन्न भूतकाल इसका सही उत्तर होगा। अगला, किसी एक में ही आस्था रखने वाला, इसके लिए इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो एक में ही आस्था रखने वाला, ए अनुमोदन, बी अनिकेत, सी अनुत्तीर्ण या डी अनन्य। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनन्य। अनन्य का अर्थ होता है जिसकी किसी एक में ही आस्था हो, किस बाकियों में औरों में नहीं। 10वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? शब्द हैं धमाका, लड़ाकू, उड़ाक, छिलका। और ये ऑप्शंस में है कि कौन से शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। जैसे धमाका में का, लड़ाकू में आकू, उड़ाक में आका, छिलका में आक। तो ये हमें प्रत्यय इसमें से चुनने हैं। और आपको याद ही होगा कि कुछ ही दिन पहले हमने अपने चैनल पास करो टेस्ट पर एक वीडियो देखा था उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, जिसमें उनके बारे में विस्तार से पूरी जानकारी दी गई है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर अब देखो ऑप्शंस में हम देखते हैं कि पहले बी ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे लास्ट में जो प्रत्यय वो है आकू। तो प्रत्यय जो होते हैं शब्द के अंत में लगते हैं, तो छिलका में आकू लगेगा, छिलकू बनेगा नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा एलिमिनेट हो गया। इसी तरह से यहाँ पे सी में देखिए, पहला जो प्रत्यय है वो है आकू, धमाकू नहीं, धमाकू कैसे बन जाएगा? तो ये वाला भी हमारा एलिमिनेट हो गया। हमारा 50% काम आसान हो गया। 4 में से अब 2 ही ऑप्शन बचे हैं। अब 2 में भी ये देखो, धमाका ठीक है, लड़ाकू ठीक है, उड़ाक में आका, उड़ाका नहीं, तो ये ए ऑप्शन भी हट गया। अब हमारा बचा डी, धमाका, लड़ाकू, उड़ाक, छिलका। तो ऑप्शन डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, आग लगाने पर या आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा संकट के समय बचाव के लिए सोचना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना। वाह, ये अच्छा ऑप्शन है। जल्दी से कार्य करना और मुसीबत आने पर घबरा जाना। तो आग लगने पर कुआं खोदना, इसका अर्थ होता है कि जब कोई मुसीबत आती है उसी मुसीबत के समय पर ही बचाव के लिए सोचना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। अगला प्रश्न, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द। अब ये फिर से वही है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ए
सुसुप्सा, बी पाठ्य, सी सुपाठ्य, डी स्थानपन्न। तो सरलता से पढ़ा जा सके, यानी कि ऑप्शन सी सुपाठ्य, जिसे आसानी से पढ़ा जा सके। प्रश्न 13, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है? वेरी गुड, ये तो वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। संभाव्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या तत्कालीन वर्तमान। तो इसमें देखो, एक संभाव्य वर्तमान काल जो होता है उसमें क्रिया के वर्तमान काल में होने की संभावना को व्यक्त किया जाता है। वह आई हो यानी कि संभावना यहाँ पर हो रही है, वह आई हो तो कौन सा काल होगा? संभाव्य वर्तमान काल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अशोच और अशोच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। ए आंख काजल, बी मूर्ख निडर, सी बिना सोच के अशुद्धि और डी बराई नहीं होना चाहिए था, बुराई होना चाहिए था। इस पे हम कौन सी मात्रा लगेगी? बराई पर छोटे ऊ की जो आगे की तरफ जाती है, तो ये बन गया बुराई। हाँ, तो बुराई अयोग्य कौन सा होगा इन शब्दों के लिए? अशोच के लिए होता है, यानी कि जो बिना सोचे किया, और अशोच ये वाला इसका मतलब होता है अशुद्धि। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए वे चाहे भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा। बी साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। सी इस समय में मोहन की आयु 20 वर्ष है। डी मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। तो देखो, ये पहला वाक्य देखते हैं पहले। वे चाहे भले ही न आए, इसमें चाहे और भले ही ये दोनों पुनरुक्ति लग रही है कि दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग कर देते। वे चाहे न आए पर तुम्हें आना होगा, तब भी तो शुद्ध वाक्य बन जाता है। तो भले ही दोबारा लगाने की जरूरत नहीं थी। या ऐसे भी बोल सकते हैं, वे भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा, तो फिर चाहे न लगाते। दोनों में से कोई एक से ही काम चल सकता था। दूसरा, साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए, ये वाक्य शुद्ध लगता है फिलहाल। तो आगे का देखते हैं। इस समय में मोहन की आयु 20 वर्ष है। इस समय में का प्रयोग अनावश्यक है। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। अब इसमें मध्यकालीन युग में की जगह मध्यकाल में, क्योंकि मध्यकालीन अपने आप में ही एक युग है, तो यहाँ पे युग का प्रयोग अनावश्यक है। मध्यकाल में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, तब भी ये वाक्य पूर्ण हो सकता था। तो यहाँ पर सबसे शुद्ध लगता है ये वाला ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। और सबके अंत में ये फुल स्टॉप, यानी कि यहाँ पर ये ऐसे इस तरह से लगना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट पर चलते हैं। जुबान पर लगाम न होना का अर्थ है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना, स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना। तो इसमें तो सही जो है वो ऑप्शन ए है, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। स्पष्टवादी होना अच्छी बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना का मतलब है जुबान पर लगाम न होना। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए क्षीर, बी अमीय, सी सुधा और डी सोम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए क्षीर। इसका अर्थ होता है दूध। समास का शाब्दिक अर्थ है ए विस्तृत, बी विच्छेद, सी संक्षिप्त और डी विग्रह। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ऑप्शन सी संक्षिप्त। प्रश्न 19, एक ओर अजगरही लखी एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है ए वीर रस, बी रौद्र रस,
सी भयानक रस और डी करुण रस। ये हिंदी के जो काव्य है उसकी सुंदरता है कि शब्दों के द्वारा इस तरह का माहौल या इस तरह की पिक्चर बनाई जाती है जिससे मन में ये भावनाएं वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, करुण रस आदि उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर अजगर और इस तरह के जो मृगराज को देखकर राही बटोही यानी राही डर के मारे मूर्छित हो गया, तो यहाँ पर वो भय उत्पन्न कर रही है, इसलिए ये भयानक रस है, ऑप्शन सी। अगला, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ए वय जमा वृद्ध, वाया जमा वृद्ध, वयो जमा वृद्ध या डी व्यय जमा वृद्ध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए व्यय जमा वृद्ध। यहाँ पर कौन सी संधि है? ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। संधि का भी वीडियो आपके अपने चैनल पास करो टेस्ट पर ऑलरेडी आ चुका है, नहीं देखा तो देख लीजिए। व्यय जमा वृद्ध, वयोवृद्ध, विसर्ग संधि है। यहाँ पर ये विसर्ग लगा हुआ नहीं, दो बिंदियां। अनावृत शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? अनावृत का ए अयोग्य आचरण, बी निरादर, सी न दोहराया हुआ और डी पृथ्वी। तो अनावृत मतलब जो न दोहराया हुआ, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? घटना, रीति, क्षमा, क्षेत्र। तो इनमें से देखो, घटना घटित हुई, रीति बदल गई, क्षमा दी गई, क्षेत्र सूखा है या क्षेत्र बड़ा है, तो कौन से में पुल्लिंग का प्रयोग होता है? ये ऑप्शन डी क्षेत्र, ये पुल्लिंग शब्द है। प्रेम सागर के रचनाकार हैं? ए उस्मान, बी सुंदरदास, सी सदल मिश्र या डी लल्लूलाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रेम सागर जो है वो ब्रिज भाषा की एक महत्वपूर्ण रचना है, और किसी के नाम पर मत जाइए, ये नाम आपको देखकर चाहे मन में कैसी भी भावना है, लेकिन इसके प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लूलाल। अगला प्रश्न, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? हरिवंश राय बच्चन हिंदी के एक प्रसिद्ध लेखक हुए हैं और उनकी आत्मकथा के अलग अलग भाग हैं आत्मकथा श्रृंखला के। तो कौन सा भाग है? क्या भूलूं क्या याद करूं? ए तीसरा, बी पहला, सी चौथा, डी दूसरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पहला। देखो अभी ऑप्शन किस तरह से रखे हुए हैं, पहला ऑप्शन बी में है, तीसरा ऑप्शन ए में है ना, कंफ्यूज करने के लिए। टेस्टों में इसी तरह से होता है। और हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा श्रृंखला का ये पहला भाग है। इसके अन्य भाग में जैसे नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये इनके हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा की श्रृंखला के दूसरे भाग हैं। तो पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं। 25वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ये सबको पता होना चाहिए, हिंदी भाषा में भी ये आ सकता है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी विष्णु डे, सी हरिवंश राय बच्चन या डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। इसको याद कर लो, साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता थे माखनलाल चतुर्वेदी, और उनको 1955 में हिम तरंगिणी के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। देश प्रेम में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव या द्विगु। तो इसमें यहाँ पर है तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए। तत्पुरुष समास, देश प्रेम का जब समास विग्रह होता है तो देश के लिए प्रेम, इसमें के लिए विभक्ति का लोप हो गया। जैसे देश प्रेम का अर्थ क्या हुआ? देश के लिए प्रेम, लेकिन जब इनको मिलाया गया तो के लिए हट गया और देश प्रेम बचा, तो के लिए विभक्ति का लोप हुआ, जो कि संप्रदान तत्पुरुष समास का चिन्ह है। प्रश्न 27, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आज अपनापन कहाँ है?
आप भला तो जग भला, यह मेरी निजी पुस्तक है, अपनों से क्या छिपाना। तो यहाँ पर निजवाचक जो सर्वनाम है वो है किसमें? ऑप्शन बी, आप भला तो जग भला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? ऑप्शन ए यमक, बी रूपक, सी अनुप्रास, डी श्लेष। तो इस प्रश्न में सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूपक अलंकार। यमक, अनुप्रास और श्लेष तो शब्दालंकार हैं जिसमें शब्दों की ध्वनि या वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होता है, लेकिन रूपक जो है वो एक अर्थ अलंकार है। इसमें उपमेय और उपमान में अभिन्नता दिखाई जाती है। यहाँ पर ध्वनि नहीं, अर्थ को लिया जाता है शब्दों के, तो उसमें रूपक अलंकार प्रकट होता है। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन, महाप्राण, अल्पप्राण, अंतस्थ है। तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और संयुक्त व्यंजन के उदाहरण कौन से हैं? जैसे क्षय, त्र, ये क्षय और ये त्र, य और श्र, ये संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है। तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं और ये संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है। अगला प्रश्न, कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है इनमें से? पंकज, नीरज, वारिज, शशि। तो कमल के तो पर्यायवाची सबको सारे के सारे याद होने चाहिए, क्योंकि कमल के एक तो पर्यायवाची बहुत हैं और बहुत कॉमन ये एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा जो कमल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन डी, शशि। शशि का क्या अर्थ होता है? शशि किसका पर्यायवाची है? शशि चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चंस और बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस थे। जैसा कि मैंने कहा, ये एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं और इनको सबको याद होना, इनके बारे में सबको पता होना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में अगर आपने कुछ भी नया सीखा है, कुछ भी आपको लगता है कि आपको ये वीडियो देखने से लाभ हुआ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके लिंक्स अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।